हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स 30 सितंबर 2024 का। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज ब्रिजिंग द चाज्म ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। ग्लोबल इनइक्वालिटी का चाज्म को ब्रिज करना है। सिलेबस इज जीएस पेपर 2 एंड सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन। सेकंड, एड्रेसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट इन इंडिया। फूड लॉस और वेस्ट को क्या करना है, एड्रेस करना है। द सिलेबस इज जीएस पेपर 3 एंड सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चर। तो ब्रिजिंग द चाज्म ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी ये है क्या, ये टॉपिक कहाँ से आता है? ये टॉपिक आता है आईआर से, और ये टॉपिक आता है यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन के इवेंट से, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस से। द आर्टिकल डिस्कसेस द शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, हाईलाइटिंग हाउ द वेस्ट remains dominant but emerging economies like China and India are gaining influence। तो ये आर्टिकल ये बताना चाहता है, ये आर्टिकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से लेकर के और अभी तक की फिनोमिना को कंपेयर करना चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक जो कंट्रीज पावर में थी वो कॉलोनियल पावर्स थी, है ना। कॉलोनियल पावर्स में से कौन कौन सी पावर्स थी? यूके था, फ्रांस था, ठीक है, उसके पहले जर्मनी था, ये सारी कंट्रीज पावर में थी। इटली था, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज पावर में हुआ करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हुई, और आप बात करो जापान की डिफीट हुई, बट फिर भी ये नेशन काफ़ी आगे थे और ये नेशन वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे। साथ में फिर यूएस आ गया और इन कंट्रीज ने एक तरह से कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं और रूल करने लगी पूरे वर्ल्ड पे। धीरे धीरे कैपिटलिज्म धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे रूल करने लगा, खासकर जब 1991 में सोशलिज्म का जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स हो गया उसके बाद। तो यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर जैसा दिख रहा था, और 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद यूएस एकदम से अचानक से अकेला सुपर पावर दिखने लगा, और साथ में ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हुआ करते थे। धीरे धीरे अभी का स्थिति क्या है कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज ने भी काफी पकड़ बना रखी है इकोनॉमी और बाकी सारे मैटर्स में। तो ये पूरा आर्टिकल उसको डिस्कस करता है। इसमें थोड़ी पुरानी बातें भी होंगी, थोड़ी करंट की बातें भी होंगी। गिव क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब पूरे वर्ल्ड को गवर्नेंस करने की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड को कौन गवर्नेंस करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। यूनाइटेड नेशन का समिट हुआ था, समिट का नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर। इज अ हाई लेवल इवेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड लीडर, जिसमें मोदी जी भी थे, टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन हाउ टू डिलीवर अ बेटर प्रेजेंट एंड सेफगार्ड द फ्यूचर। कैसे बेटर प्रेजेंट दिया जाए और फ्यूचर को सेफगार्ड दिया जाए। The summit took place in New York on September 22, 23, 2024. Summit कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। World leaders have adopted a pact for the future that includes a global digital compact and a declaration on future generation. Future generation के बारे में इनका एक डिक्लेरेशन है, और साथ में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात भी इन लोगों ने करी। तो अब समिट ऑफ द फ्यूचर क्या क्या क्वेश्चंस रेज करता है? शुड ग्लोबल गवर्नेंस focus on great power competition और address the institutional imbalance and global inequality। जो ग्लोबल गवर्नेंस होता है उसको क्या करना चाहिए? ग्रेट पावर कंपटीशन को एड्रेस करना चाहिए। ग्रेट पावर कंपटीशन का मतलब अभी यूएस है, चाइना है, रशिया है, इनके बीच कंपटीशन को क्या बोला जाएगा? ग्रेट पावर कंपटीशन। और इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इम्बैलेंस है उसको एड्रेस करना चाहिए, या वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करना चाहिए। करना क्या चाहिए? द डिबेट ऑफन सेंटर्ड अराउंड द मीन्स। डिबेट हमेशा पावर कंपटीशन की बात करता है रादर देन इंड्स। इंड्स का मतलब जस्टिस और इनइक्वालिटी। फाइनल गोल जो है जस्टिस इक्वालिटी अचीव करना, उसकी बात जनरली डिबेट्स में कम होती है। तो ग्लोबल गोल क्या है और कोऑपरेशन कैसे अचीव करना है? ग्लोबल गोल्स आर नॉट डेफिनेटिव सॉल्यूशन बट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन। न्यू फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन आएगा। द समिट इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव। समिट में नए इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस हुए, लाइक ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव एंड द डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, जिसमें कि हर कंट्रीज अपना नेशनल एक्शन देगी। कंक्रीट आउटकम्स इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल एंड अ ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई। कंक्रीटली क्या बात हुआ? इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल एक बनाया गया है और ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई। प्रीलिम्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ये कहाँ हुआ? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कॉन्फ्रेंस में। एंड इम्प्लीमेंटेशन मैप एंड इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से कंसल्टेशन कैसे होगा। क्लाइमेट चेंज, जैसे
क्लाइमेट चेंज की बात रियो समिट से स्टार्ट हुई थी 1992 के टाइम पे, है ना, अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट ब्राजील में स्टार्ट हुआ था। तो उसके हिसाब से अभी हमें और काम करना है। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी क्या है? क्लाइमेट चेंज डिस्कशन हैव शिफ्टेड टू फोकस ऑन स्केलिंग ऑफ एडाप्टेशन फाइनेंस। क्लाइमेट चेंज अगर करना है तो फाइनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर एडेप्टेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देयर इज एन एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी इनटू जीडीपी कैलकुलेशन। अब ये एम्फेसिस भी आ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ अगर हो रहा है, कुछ नया प्रोडक्शन हो रहा है, उससे अगर ग्रोथ आ गया तो ग्रोथ से हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बढ़ गया। बट वो ग्रोथ क्या इन्वायरमेंट को बर्बाद तो नहीं कर रहा, एयर को पॉल्यूट तो नहीं कर रहा, तो वो सस्टेनेबिलिटी को भी काउंट करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज रिटेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द ग्लोबल एजेंडा डिस्पाइट ग्लोबल इनइक्वालिटी। ग्लोबल इनइक्वालिटी के बावजूद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सस्टेनेबल एजेंडा रखते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन एंड इज चार्ज्ड विथ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी रहता है। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर टू द जनरल असेंबली। नए यूएन मेंबर को जनरल असेंबली में एडमिशन मिलता है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, है ना। एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर। तो यूएनएससी तो आपको पता है क्या है, यूएनएससी के बारे में आपको ऑब्वियसली बहुत पता है। यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें 10 मेंबर क्या है? नॉन परमानेंट। 5 मेंबर क्या है? परमानेंट है। ये सब तो आपको पता ही है। सिक्योरिटी काउंसिल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके रिफॉर्म, सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म की बात हमने लास्ट डेली करंट अफेयर्स में भी बोला था, तो इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिफॉर्म्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है? आईएमएफ। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डब्ल्यूटीओ भी बोला जा सकता है। तो इनके रिफॉर्म की बात हो रही है। रिफॉर्म्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिमेन लिमिटेड टू प्लेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू हैव ए ग्रेटर वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। अगर डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया, चाइना वगैरह डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा वॉइस चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए डिसीजन मेकिंग में, तो इनमें रिफॉर्म करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स क्या कहता है? G7 कंट्रीज बहुत ज्यादा पावर होल्ड करती हैं। G7 कंट्रीज जनरली कॉलोनियल पावर थी, है ना। G7 कंट्रीज में कौन सा कंट्री आ जाएगी? यूएसए आ जाएगी, यूके आ जाएगी, है ना। तो ये सारी कंट्रीज, फ्रांस वगैरह आ जाएगा, इटली वगैरह आ जाएगा, ये सारी कंट्रीज, इनफैक्ट जापान भी आ जाएगा। ये सारी कंट्रीज कहाँ पे आ जाएंगी? G7 में आ जाती है, ठीक है। अब G7 कंट्रीज जो हैं काफी ज्यादा पावर होल्ड करती हैं, बहुत ज्यादा पावर होल्ड करती हैं। G7 वाज फॉर्म्ड बाय यूएस इन 1973 इन टू इन्फ्लुएंस द यूएन एज एन एंटी डेवलपिंग कंट्री बॉडी। यूएन को बोलना कि वो एंटी डेवलपिंग कंट्री बॉडी है। द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड सोवियत कम्युनिज्म गेव फॉर्मर colonies a greater voice, but economic and geopolitical imbalances remains entrenched. अब बात करते हैं डिस्पेरिटीज इन डेवलपमेंट एंड डेप्थ। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का गोल है, गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज को, सारी कंट्रीज को कब तक अचीव करना है? 2030 तक। सिर्फ 17% हम लोग ट्रैक पे हैं, है ना। तो अभी 2024 में है, ज़्यादा ट्रैक पे है भी नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड $29 ट्रिलियन इन पब्लिक डेट। डेवलपिंग कंट्रीज कर्जे में है 29 ट्रिलियन का, और हर साल $847 बिलियन का तो सिर्फ इंटरेस्ट पे की थी 2022 में। निगेटिव रिसोर्स ट्रांसफर, मतलब डेवलपिंग कंट्री से पैसा ज्यादा बाहर गया रादर देन की अंदर आया। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज का बात करें तो ये सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ ब्रिक्स एंड कोलोनियल लीगेसी। जैसे G7 था, G7 को काउंटर करने के लिए, है ना, G7 डेवलप्ड कंट्रीज का था, यूरोपियन कंट्रीज का था, उसको काउंटर करने के लिए एक बॉडी बना जिसको बोलते हैं ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में कौन था? ब्रिक्स में डेवलपिंग कंट्रीज थी अलॉन्ग विथ रशिया। यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है, यहाँ ब्राजील है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, और साथ में क्या है? रशिया भी है। Real change in the global dynamics begin with the rise of China and India and the formation of BRICS. Despite this, colonial era imbalances persist. By 1950, the US consumed 40% of global natural resource and set up a system of
मल्टीलैटरलिज्म टू इट्स एडवांटेज। 1950 तक यूएस वर्ल्ड का 50% ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम कर जाता था, नेचुरल रिसोर्स। और मल्टीलैटरल सिस्टम, यूएन, आईएमएफ, है ना, ये सारी चीजें उसने एक तरह से, यूएस का ही इनिशिएटिव है कि सारे उसके फेवर में ही काम करें। By 2010, the G7 share of global resource use had dropped to 1/5। G7 का जो ग्लोबल रिसोर्स यूज है 2010 तक 1/5 पे आ गया है। विथ एशिया नाउ यूजिंग हाफ ऑफ ग्लोबल रिसोर्स। अब हाफ ऑफ द ग्लोबल रिसोर्स कौन यूज करता है? एशिया यूज करता है ना। एशिया में वो दो बड़ी कंट्रीज इंडिया एंड चाइना। मल्टीलैटरलिज्म और इसके इम्प्लीकेशन क्या है? मल्टीलैटरल ट्रीटीज बिगेन टू शेप नेशनल पॉलिसीज। मल्टीलैटरल मतलब जहां दो से ज्यादा कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीलैटरल। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल साउथ बोलते हैं। द ग्लोबल साउथ हैज गेन्ड अ वॉइस इन द मोर इक्वल वर्ल्ड बट लैक्स द पावर टू सेट द ग्लोबल एजेंडा। ग्लोबल एजेंडा को सेट नहीं कर पाता ग्लोबल साउथ। साउथ अफ्रीका's 2023 क्लाइमेट केस हाइलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ करंट कॉन्फ्रेंस। साउथ अफ्रीका में वाटर वगैरह की कमी हो गई थी, है ना, तो उसके बावजूद ये जो करंट कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ये कुछ खास नहीं कर पाते, ये यहाँ पे दिखता है। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पावर, पावर कैसे फ्लो कर रहा है? पावर कैसे फ्लो कर रहा है? अगर हम 1880 की बात करें, एनर्जी कंजम्पशन, पावर मतलब एनर्जी, तो एशिया कंज्यूम्ड मोर एनर्जी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1800 में। 1850 में एशियाज एनर्जी कंजम्पशन इक्वल टू द वेस्टर्न कंट्री। 1950 में वेस्ट कंज्यूम 3 टाइम मोर एनर्जी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट में यूएस भी आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा। 2000 में वेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूम अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाउएवर टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो ज्यादा एडवांस है, हम नहीं। चाइना और इंडिया आउटलायर की तरह आ रहे हैं, हम लोग भी टेक्नोलॉजी में लीडर बन रहे हैं, बट बाकी कंट्रीज भी हैं एशिया और अफ्रीका में जो पीछे हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये है आपकी G7 कंट्रीज। इन 2000 4.6 बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैड अ कंबाइंड जीडीपी दैट वाज 20% ऑफ G7 कंट्रीज जीडीपी। तो क्या ये सब याद रखना है? सब कंपैरिजन है ना, वेस्टर्न कंट्रीज का कंपैरिजन है और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का कंपैरिजन है। कंपैरिजन हमें जानने चाहिए, कंपैरिजन हमें सुनना चाहिए कि कंपैरिजन में कौन अच्छा कर रहा है, कौन आगे जा रहा है, ठीक है। समिट ऑफ द फ्यूचर जो अभी हुआ है एक्नॉलेजेस दीज इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस को एक्नॉलेज करता है, बट फोकसेस मोर ऑन हाउ प्रोग्रेस इज मेजर्ड रादर देन एड्रेसिंग स्पेसिफिक मेजर टू ब्रिज द गैप। रीथिंकिंग प्रॉस्पेरिटी बियॉन्ड जीडीपी, जीडीपी के बियॉन्ड अगर हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचें, while GDP reflects the economic performance of societies, the summit advocates linking it to sustainability। जीडीपी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी की बात करता है, यह समिट सस्टेनेबिलिटी से लिंक करने की बात करता है। अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुड इनकॉर्पोरेट नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ज्यादा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉस्पेरिटी का बताएं तो क्या क्या नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स ये ध्यान में रखेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल सर्विस, अफोर्डेबल एनर्जी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबकी बात यहाँ पे की जाएगी। दिस अप्रोच बेटर रिप्रेजेंट्स अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड, एम्फेसाइज द नीड ऑफ कंपेरेबल लेवल ऑफ वेलबींग। तो यहाँ पे सारी बातें हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम समझते हैं। The big lesson for the summit is that developing countries have yet to fully exploit opportunities within UN। UN सिस्टम के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज ने अभी तक अपने आप को फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया है ना। Although the international politics process is procedurally open, it is shaped by official expert। AI और GDP, AI के जैसे जहां तक बात आ रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज इसमें लार्जर शेयर ले सकते हैं और इसको शेप करने में चाइना और इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगा। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये एक कहानी की तरह है, स्टोरी की तरह है, जिसमें से कुछ चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को जरूर डेवलप करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में आए ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं, अगर डायरेक्टली आना भी होगा तो ये PSIR ऑप्शनल में आएगा रादर देन की जब हम जो नॉर्मल IR पढ़ते हैं अपना GS का उसमें। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं एड्रेसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट इन इंडिया। अगर फूड लॉस और वेस्ट को एड्रेस करना है तो इंडिया में कितना फूड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द क्रिटिकल इशू ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इन इंडिया, एम्फसाइजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो अगर फूड लॉस होगा तो फूड सिक्योरिटी नहीं होगी,
इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसका मतलब हमारे पास नहीं है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। फूड लॉस, फूड इंडिया में लॉस होता है कब होता है, कल्टीवेशन के समय होता है, जब जब फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट किया जाता है तब हो जाता है। स्टोरेज के समय होता है, स्टोर किया जाता है तब हो जाता है, चूहे भी खा जाते हैं बाकी चीजें। ट्रांसपोर्टेशन के समय होता है। इन तीनों टाइम पे इंडिया में फूड का लॉस बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी होता है, खाना बनने के बाद भी होता है, खाना आप फेंक देते हो शादियों में वगैरह वगैरह, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉ एंड वेस्ट अभी सितंबर 29 को मनाया गया था, है ना। यूएन इसको मनाता है। इस साल क्या था, डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस ऑन वेस्ट। ग्लोबल एस्टिमेट क्या कहता है, फाओ एस्टिमेट्स दैट 13.2% ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इज लॉस्ट between harvest and retail, while UNEP estimates that 17% of food is wasted between retail and consumption. UNEP क्या बोलता है, 17% फूड कहाँ वेस्ट हो रहा है, रिटेल में और कंजम्पशन में। Combined, these result in approximately 30% of global food being lost or wasted. अगर इसको कंबाइन करें तो 30% ग्लोबल फूड क्या हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है या तो वेस्ट हो रहा है। इम्पैक्ट क्या है, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट बाय इवन 50% would feed all the hungry people in the world। अगर फूड लॉस और वेस्ट को हम 50% से भी रिड्यूस कर दें तो वो सारा हंग्री पीपल जो भी वर्ल्ड में है उसको क्या कर देगा, फीड कर देगा। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे राइस वाइस है, राइस को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है। अगर हम फूड लॉस बचा देंगे, राइस कम कल्टीवेट करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस कम इमिट होगा, एनर्जी का यूज, पावर वगैरह का यूज भी कम हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अक्टूबर 1945 में ही बना हुआ है। यूएनईपी लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, उसको 5 जून 1972। तो यूएनईपी के नाम में यूएन आता है, तो इसके बारे में आपको समझ ही रहो। इंडिया का फूड लॉस क्या कहता है, इंडिया का फूड लॉस में नाबकॉन सर्वे, ये सीधे सीधे आप एग्जाम में लिख सकते हो। नाबकॉन्स क्या है, नाबार्ड कंसल्टेशन सर्विसेज, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, इसको 2003 में किया गया क्रिएट। तो नाबकॉन क्या बोलता है, नाबार्ड एक इंडिया का है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक वगैरह करके रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो नाबार्ड एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ऐसा आप मान सकते हो। नाबकॉन का सर्वे क्या बोलता है, इंडिया फेसेस फूड लॉस वर्थ 1.53 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 1,53,000 रुपए के आसपास, है ना, 1,53,000 करोड़, सॉरी, करोड़ रुपए के आसपास फूड वेस्ट होता है इंडिया में। इतने सीरियल्स वेस्ट होते हैं, इतना ऑयल सीड और इतना पल्सेस। सीरियल्स मतलब जो भी फूड ग्रेन्स है, राइस है, वीट है, ऑयल सीड और पल्सेस। तो ये आपको बिल्कुल, ये डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर में लॉस है, इंडिया लूजेस 49.9 MMT ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एनुअली। इंडिया कितना लूज कर रहा है, 49.9 MMT, है ना। MMT मतलब मिलियन मेट्रिक टन। क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियां, इतना लॉस हो रहा है। पुअर कोल्ड चेन, कोल्ड चेन का सप्लाई नहीं है, कोल्ड चेन में रखने पे ही जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहेंगे, विच अफेक्ट बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड फार्मर इनकम। अगर वेस्ट हो जा रहा है तो दोनों बर्बाद हो रहा है। कंज्यूमर का भी वेस्ट होता है, वो तो नापकॉन्स ने इंक्लूड भी नहीं किया, शादियों में जो खाना वेस्ट होता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ICRIER एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी है, वो क्या बोलता है, ICRIER एडमी स्टडी क्या बोलता है, पंजाब में, बिहार में, MP में सोयाबीन में 15% का लॉस, वीट में 7.87, पैडी में 6, मेज में ऑलमोस्ट 6% का लॉस हो जाता है। लॉस के स्टेजेस क्या कहाँ हैं, हार्वेस्टिंग के दौरान, थ्रेशिंग के दौरान, ड्राइंग के दौरान, स्टोरेज स्टेजेस के दौरान, क्योंकि मैकेनाइजेशन कम है, हाथ का यूज ज्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। मैकेनाइजेशन, यूज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर रिड्यूसेस पैडी लॉस, अगर कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं तो पैडी लॉस कम हो जाता है। पैडी लॉस ड्रॉप टू 2.84 व्हेन मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग मेथड आर यूज्ड। बट हाथ से बिना, अगर बिना मशीन का यूज करेंगे तो इसमें ज्यादा लॉसेज होते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन गैप, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, ओनली 4.4% ऑफ कल्टिवेटर हाउस होल्ड्स ओन ट्रैक्टर, सिर्फ इतने परसेंट हाउस होल्ड के पास ट्रैक्टर है। 5.3% ओन अदर मैकेनाइज्ड टूल लाइक कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर। रीजनल डिस्पेरिटी क्या है, इन पंजाब 97% ऑफ पैडी फार्मर यूज कंबाइन हार्वेस्टर,
कंबाइन हार्वेस्टर वेयर इन बिहार ओनली 10% पैडी फार्मर हैव एक्सेस टू दिस मशीनरी। तो पंजाब में लॉस कम होता है और बिहार में ज्यादा होता है। फार्म मैकेनाइजेशन, अगर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारा फार्मर का एक ग्रुप होता है जो ये सारा मशीनरी एक्सेस कर सकता है, या कस्टम हायरिंग सेंटर है ना, मशीन को हायर कर लो रादर देन कि उनको खरीदना नहीं पड़े, है ना। और ये कस्टम हायरिंग सेंटर अगर गवर्नमेंट का हो जिसमें फायदा पैसा नहीं लग रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है, या पैसा कम लग रहा हो स्मॉल फार्मर्स का तो ज़्यादा अच्छा है। ड्राइंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। रिस्क ऑफ ट्रेडिशनल ड्राइंग सन ड्राइंग से बहुत सारा रिस्क हो जाता है। रिस्क अनइवन ड्राइंग होता है, एक्सपोजर टू मॉइस्चर होता है, माइकोटॉक्सिन कंटामिनेशन हो जाता है अनइवन ड्राइंग करने से, सन ड्राइंग। सोलर ड्रायर्स एंड डिहाइड्रेटर्स, दीज ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफर अ कॉस्ट इफेक्टिव solution to reduce food loss and extend the shelf life of perishable solar dryers। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, फूड लॉस को कम करेगा, सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। सोलर ड्रायर्स एंड डिहाइड्रेटर्स आर पर्टिकुलरली suited for small scale farmer and are environmentally friendly, making them ideal for public encouragement। एफपीओ के बारे में बता दिया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक सब कुछ ध्यान रखते हैं। सन ड्राइंग ऐसे होता है, अब जिसमें इस ड्राइंग में जो चीज नीचे की तरफ रह गया वो अच्छे से सूखेगा नहीं, उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। अब मॉइस्चर की वजह से वहां पे कंटामिनेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन कंटामिनेशन, ठीक है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, करंट चैलेंज अकॉर्डिंग टू IGSMRI, इंडिया लूजेस 10% ऑफ इट्स टोटल फूड ग्रेन ड्यू टू पुअर स्टोरेज। देखो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी बनाया है कोल्ड चेन वगैरह का, स्टोरेज का, नेक्स्ट 5 ईयर में। टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है? मैकेनाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इससे फूड लॉसेस कम होंगे। पॉलिसी सपोर्ट फॉर स्मॉल फार्म्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नीड पॉलिसी सपोर्ट टू एक्सेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जूट JPM Act 1987। JPM Act 1987 protects interest of jute farmer, workers and person engaged in jute good production। ये प्रोटेक्ट करता है जूट फार्मर्स का इंटरेस्ट, वर्कर्स का इंटरेस्ट एंड पर्सन का जो कि इंगेज्ड हैं जूट गुड के प्रोडक्शन में। रिविजिटिंग द जूट पैकेजिंग मटेरियल, लिमिटेशन ऑफ जूट बैग, while jute is biodegradable it consumes a large amount of water and is labor intensive। Additionally, it is susceptible to rodent attack and pilferage in tropical climate। इस पे rodent attack भी हो सकता है, pilferage भी हो सकता है। एयर टाइट बैग में हम भेज सकते हैं। There is a need to revisit the JPMA। JPMA मतलब जूट पैकेजिंग, जूट का पैकेजिंग जो होता है उसमें से थोड़ा सा फूड ग्रेन जो है स्पिलेज का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है। जूट जो है ना, आपने जूट बैग्स देखे होंगे जिसमें राइस, चावल जो भी है, व्हीट वगैरह भी ट्रांसफर किया जाता है। एयर टाइट बैग्स में, है ना, ज्यादा अच्छे से स्टोरेज और पैकेजिंग हो पाएगी। तो ये जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट क्या बोलता है कि मैंडेटरी राइसेस को और बाकी चीजों को जूट के बैग्स में ही भर के भेजना। तो इस एक्ट को वापस रीथिंक करने की जरूरत है कि अब एयर टाइट बैग्स में भेजने से ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा फूड सिक्योरिटी आएगा, ज्यादा फूड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी दूर हो जाएगा, ब्रॉडर बेनिफिट भी आएंगे, है ना, माल न्यूट्रिशन कम होगा, पीपल एंड प्लांट बोथ को इससे क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। तो दोनों टॉपिक एक कहानी जैसे टॉपिक थे, आसान से टॉपिक थे, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट था इन टॉपिकों में, बट ये सारे कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टैटिक कंटेंट में जरूर पढ़ते। थैंक यू, जय हिंद।